स्टूडेंट्स, तो कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था सीवीपी का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बहुत आसान टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इसकी बेस है। मार्जिनल कॉस्टिंग से हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि जी मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता था, उसको थोड़ा सा अभी आज हम रिवाइज करेंगे। और फिर हमने फॉर्मूलाज ही पढ़ने हैं इसके अंदर। क्या करने? फॉर्मूलाज। अच्छा, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा लेंथी इसलिए लग रहा होगा कि इसके एंड पे ना क्वेश्चंस हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपका हर चैप्टर 7 से 10 पेजेस के अंदर अंदर हो। ठीक है बेटा? तो नंबर ऑफ पेजेस से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमारे टोटल ना 120 पेजेस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 120 या 130 मैक्सिमम। हाँ, क्वेश्चंस के पेजेस ज्यादा होंगे। तो ये देख के ना घबरा जाना कि यार पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, इनाम साहब ने पूरा किताब ही छाप दी है पकड़ के। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए एग्जामिनेबल है और रेलिवेंट है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं दोबारा से। कल जो हमने बात की थी, हम बात कर रहे हैं सीवीपी। 3 वर्ड्स हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। जब हम आपस में इन तीनों का रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे कॉस्ट को इफेक्ट करता है, वॉल्यूम कैसे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। यहां पे जो वॉल्यूम की बात हो रही है वो सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी कि चीजों को बेचने की जो क्वांटिटी है उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया और कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आया। ठीक है? इसको हम दूसरे मतलब में, इसका जो दूसरा वर्ड है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। It is the same thing. Whenever it is CVP, it means it is break even. Break even का मतलब क्या होता है? बिजनेस में ऐसी सिचुएशन जहां पे ना प्रॉफिट है ना ही लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, अगर मैं एक चीज 10 रुपए की बनाऊं और 10 रुपए की ही बेच दूं तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसको बेटा मैं क्या नाम दूंगा? ब्रेक इवन। बेटा MA2। अच्छा, तो इसको क्या नाम दिया बेटा? ब्रेक इवन एनालिसिस। मेरा आपसे सवाल है कि कोई बिजनेस ब्रेक इवन पे काम करना चाहेगा? कोई बिजनेस चाहेगा कि मैं ब्रेक इवन पे काम करूं? जी सोचें जरा। ना मुझे प्रॉफिट मिले ना लॉस मिले, हम कभी भी नहीं चाहते। एज अ बिजनेस वी डोंट वांट टू बी द एट द स्टेट और द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हम तो यही चाहते हैं ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते हैं। दैट इज द मेन गोल फॉर एवरी बिजनेस। तो लिहाजा हम यहां पे ज्यादातर ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे होंगे कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे ना कंपनी को प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, और उससे ऊपर हम कितना और बेच सकते हैं। ठीक है? तो इसको हमने डिटेल में अब डिस्कस करने लगे हैं। शुरू में हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा उसको, मार्जिनल कॉस्टिंग को। लेकिन कल मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली जाएगा किधर? पीएम के अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के स्किल्स लेवल का जो पेपर है। ये आपको उसमें नजर नहीं आएगा, एफए में नजर नहीं आएगा, जो F2 कहलाता है। उसमें आपको ब्रेक इवन कुछ भी नहीं है, ब्रेक इवन बताया ही नहीं हुआ, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है ब्रेक इवन की। तो बहरहाल इसका पता होना चाहिए। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इसके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम MA2 में पढ़ रहे हैं, वो आपके डायरेक्टली जाएंगे पीएम के अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे बेसिक है, और अगर आपकी ये बेसिक स्ट्रांग है तो आपको पीएम में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सीवीपी एनालिसिस क्या चीज है? सीवीपी एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन एक्टिविटी, दैट इज आउटपुट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मैंने आपको शुरू में नहीं बताया 3 चीजों का रिलेशनशिप है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का। Its objective is to establish what happens to be the financial results when the level of activity or volume fluctuate। ये वॉल्यूम किसकी बात हो रही है? सेल्स वॉल्यूम की। यानी कि अगर हमारी कल को सेल्स बढ़ती हैं तो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे आएंगे, यानी कि प्रॉफिट कैसा होगा। अगर सेल्स हमने कम की हैं तो लॉस तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह।
कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये फाइनेंशियल इफेक्ट देखते हैं। दिस चैप्टर शोज हाउ एनालाइजिंग कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन सपोर्ट्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस टॉपिक का मकसद क्या पढ़ने का बेटा, ये हमें हेल्प करेगा किस में, एक तो प्लानिंग में और दूसरा डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि हमने जब सेल्स करनी है तो क्या सेल्स बढ़ा के करनी है या सेल्स उतनी रहने दें, तो हम डिसाइड करेंगे। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हमें हेल्प करेगी ये चीज, जो ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि ये टॉपिक हमारा डिसीजन मेकिंग का है। द एक्टिविटी लेवल एट विच देयर इज नीदर अ प्रॉफिट और लॉस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया, यानी कि हमने ये सिचुएशन देख ली कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, और अब हम देखते हैं कि हम कितना सेफ्टी लेवल पे हैं, यानी कि ब्रेक इवन से ऊपर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास एक रेस्टोरेंट ओपन होता है। जो रेस्टोरेंट ओपन होगा ना, वो सबसे पहले ये देखेगा कि यार मैं कितनी डिशेस बेचूं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, और मेरा सेफ्टी लेवल क्या होना चाहिए, यानी कि मुझे कितनी ज्यादा और बेचनी चाहिए कि ना मुझे रिस्क हो। यानी कि ब्रेक इवन तो आपके लिए रिस्क है ना, कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो कोई भी बिजनेस इस रिस्क को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि अगर आप एक यूनिट भी नीचे आ गए ना तो आपके लिए मसला बन जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट, मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आइडिया रीकैप करते हैं, जो हमने पढ़ा था MA1 के अंदर। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इंक्रीमेंटल होती है, जो चेंज होती है। इन अदर वर्ड्स ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो भी कॉस्ट चेंज हो रही है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहलाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है, यानी कि दोनों कॉस्ट मिला के इसको हम फुल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आप अपनी स्टॉक की वैल्यू को फुल कॉस्ट पे मेजर कर रहे होते हैं। तो यहां पे भी हम ये कह रहे हैं कि भाई जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के जो कॉस्ट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट या फुल कॉस्ट का वर्ड बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट माइनस करते हैं या वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, मेरी सेल प्राइस किसी प्रोडक्ट की है $10 और वेरिएबल कॉस्ट थी $6 की, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बेटा कितना निकला, $4 का। ठीक है, ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स। जितने ज्यादा यूनिट्स आप बेचते हो तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होता है। अब मैं जरा टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सेल्स यूनिट्स किए हैं, चीजें बेची हैं 1000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बेटा आपका, $4 का। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो $4000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकलेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन मींस कि आपने ओवरऑल कितना ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कमाया है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का जो वर्ड होता है ना, वो यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। और प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस फुल कॉस्ट। जब आप अपनी सेल प्राइस में से फुल कॉस्ट, सेल प्राइस थी $10, फुल कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल आपकी $8, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल थी और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल थी, तो अब आपका प्रॉफिट कितना निकलता है बेटा, $2। तो फर्क क्या हुआ फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में और प्रॉफिट पर यूनिट में, फर्क यह हुआ कि कंट्रीब्यूशन माइनस किया जाता, कंट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट किया जाता है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट में हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करते हैं।
यहां तक बात समझ आती है? अब हमारे सामने एक एग्जांपल है जी। लेट्स सपोज कि आपके पास सेल्स प्राइस $100 की दी हुई है, आपके पास मटेरियल की कॉस्ट $20 है, लेबर की कॉस्ट $15 है, वेरिएबल ओवरहेड्स $5 के हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? सारी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें। मटेरियल कॉस्ट भी तो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट भी तो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड भी तो वेरिएबल कॉस्ट ही हुए। तो जब आप सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। सो ये कितनी आएगी? $40। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं आपको सेपरेटली इसी डेटा के साथ फिक्स कॉस्ट भी बता दूं, मैं कहता हूं जी फिक्स कॉस्ट आपकी है $8 की, तो आप मुझे बताओ फुल कॉस्ट कितनी होगी? फुल कॉस्ट क्या होगी? जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, तो टोटल मिला के बेटा कितनी होगी? 40 जमा 8 कितनी होगी बेटा? $48। दिस इज फुल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने यही सीखा था ना कि हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को भी तो शामिल करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करते हैं। ये एरियाज हमारे MA1 से रिलेट कर रहा था। ठीक है जी। अगर हमें ये मार्जिनल कॉस्ट, फुल कॉस्ट निकालनी आती है, कंट्रीब्यूशन निकालना आता है, प्रॉफिट निकालना आता है, तो अब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अब हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। किसी बच्चे को यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, किसी को अगर ये समझ ना आई हो तो प्लीज मेरे से पूछ लें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फॉर? चलो आगे, या थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करें। समझ आई है? चल, डिले डिले नहीं बैठना हमने क्लास में, इसलिए कि अब ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं हमारे सामने। ले जी, हमने जो ब्रेक इवन का ब्रेक इवन एनालिसिस, CVP एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जो पूरा हमारा टॉपिक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में जा रहे हैं। अभी हमने बेसिक्स कवर किए हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसी सिचुएशन जहां पे ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन, या ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में सेल्स प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस करते हुए, चूंकि ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं तो हम ब्रेक इवन एनालिसिस में ये कहते हैं कि जहां पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। अभी मैंने आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन? टोटल कंट्रीब्यूशन का बेटा क्या फॉर्मूला लिखा था? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स। ये सेल्स के साथ वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंट्रीब्यूशन था 10 का, सेल्स हम कर रहे हैं 1000 यूनिट्स की। अब मुझे बताओ कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 10,000। ठीक है जी। अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जाम्पल करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल विच इज गिवन टू अस। आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, और उस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ब्रेक इवन कैसे होगा मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हुए। मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे। लें जी, डाटा लिखते हैं हम जरा थोड़ा सा। यहां पे हम देखते हैं कि लेट्स सपोज के सेल्स प्राइस आपको दी हुई है $100 की, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है कोई $60 की, और फिक्स कॉस्ट आपको, अभी यहां पे मैं लिख देता हूं, सेल्स यूनिट्स आपको दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल 2000 यूनिट्स। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट आपकी है $50,000 की फॉर एग्जाम्पल। वो ये कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करो और बताओ मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कितना निकलता है। ठीक है बेटा। तो आपको थोड़ा सा मैं मार्जिनल कॉस्ट पे दोबारा से लेके जा रहा हूं ताकि आपको
कंट्रीब्यूशन निकालना आ जाए, आपको ब्रेक इवन को समझना आ जाए। सबसे पहले तो हम यहां पे अगर इस तरह का डेटा हमें दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, जब हम वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस में से माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला, $40 का। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, देखिएगा जरा। मार्जिनल कॉस्ट में सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं। सेल्स टोटल कितने की हुई, कितनी सेल्स की हैं हमने, $100 की सेल प्राइस थी, कितने यूनिट्स बेचे हैं, 2000। तो इसका मतलब है 100 को 2000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना आया, $2 लाख का, राइट। इसमें से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे, कितने की वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट कितनी थी बेटा, 60 इंटू कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं, 2000। तो इसका मतलब है 1,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट हुई। जब हमने इसमें से माइनस किया, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बेटा निकलता है, 80,000 का। जब हमने 80,000 में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया, कितनी फिक्स कॉस्ट थी हमारी, क्वेश्चन में दी हुई 50,000 की, तो 50,000 जब मैंने इसमें से माइनस किया तो बेटा मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया, 30,000। दिस इज द प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। यहां तक बात समझ आती है। अब ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पे हमने इस तरह निकाला है, हम एक और तरीके से भी तो निकाल सकते थे। किस तरीके से, फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला था टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बेटा, 40 का, सॉरी 60 था, 40 था, 40 था। 40 इंटू कितने यूनिट्स बेचे, 2000। तो 80,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं आता, क्या हमने यही नहीं निकाला, टोटल कंट्रीब्यूशन निकला है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है, या ब्रेक इवन एनालिसिस ये कहता है कि जहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन 80,000 निकाला है और अगर मैं इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट भी 80,000 माइनस कर दूं, तो अब मेरे पास कोई प्रॉफिट बचा या लॉस आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, किसके बराबर हो जाए बेटा, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, या टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो लिहाजा जहां पे ये दोनों बराबर हो गए, इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन बोल रहे हैं, बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमने ये देखना है कि अच्छा यार ये कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी या कितने यूनिट्स में बेचूं कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, उसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं। बेस क्लियर है जी यहां तक, किसी बच्चे को प्रॉब्लम। हम आते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। यानी कि ये वो सेल्स के यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स का यूनिट है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमें बता रहा है कि ना बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो वो जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बेटा हमारे पास दो तरीकों से हम ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। एक ब्रेक इवन हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और एक हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या इन टर्म्स ऑफ डॉलर। यानी कि कंपनी ये चाहती है देखना कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचूं जिसपे ना मुझे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, और दूसरे तरीके से हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि मिनिमम कितना रेवेन्यू कमाऊं कि ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। और शुरू में मैंने बात बताई कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हम ब्रेक इवन पे काम करें, लेकिन हमने चूंकि अपना एक रिस्क को देखना है, हमने ये सिचुएशन देखनी है कि भाई कहीं हमें मसला तो नहीं हो जाएगा। नोटेड। तो हम क्या कर रहे हैं, दो तरीकों से फॉर्मूला यूज करेंगे। ब्रेक इवन यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और ब्रेक इवन रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। अभी आपको सारी बात समझ आना शुरू हो जाएगी। फॉर्मूला ये कहता है ब्रेक इवन यूनिट्स का कि जब आप टोटल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज निकलेगी बेटा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल आएंगे। क्या फॉर्मूला हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जब भी आएगी तो चाहे वो प्रोडक्शन की होगी या
नॉन प्रोडक्शन हो, दोनों फिक्स कॉस्ट आपने लेनी है, प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होंगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या था, सेल्स प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। मुश्किल तो नहीं लग रहा ये कॉन्सेप्ट? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है बेटा, सेल प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है डॉलर्स में, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हम ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका यह है कि हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे, CS रेशो से। अब ये नई चीज आ गई CS रेशो। CS रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, यानी कि ये आपस में रिलेशनशिप बताती है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, दैट इज द CS रेशो। ओके जी, अब मैं अभी तक जितनी हमने बात की है उसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसी डाटा को हम यूज करेंगे, इसी डाटा को हम यूज कर रहे हैं। लेट सपोज कि सेल प्राइस आपको दी हुई है, मैं दोबारा से लिख देता हूं चूंकि बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। सेल प्राइस कितनी थी बेटा 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 40, फिक्स कॉस्ट कितनी थी टोटल में 50,000। एग्रीड? अब मैं ब्रेक इवन निकालना चाहता हूं इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर मैंने यूनिट्स में निकालना। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी हुई 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ 60 का था, ये 40 का था, 60 तो वेरिएबल कॉस्ट थी, 60 वेरिएबल कॉस्ट थी, कंट्रीब्यूशन कितना निकला 40 पर यूनिट। ये डॉलर में है, ये भी डॉलर पर यूनिट है। इसका मतलब है जब आपने इसको डिवाइड किया 50,000 को 40 पे, बताएं फिगर क्या आती है, जल्दी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। बहुत आसान है, फॉर्मूलाज हैं सिर्फ इसके अंदर और कुछ भी नहीं है जी बेटा। 12,500, 1250, 1250, 1250, ये क्या कहलाएंगे यूनिट्स। इसका मतलब है कि मैं मिनिमम कितने यूनिट्स बेचूंगा कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। यानी कि ब्रेक इवन जो पॉइंट है या ब्रेक इवन यूनिट्स है ना, वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं मिनिमम कितनी सेल्स करूं या मिनिमम कितने यूनिट्स बेचूं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस। ठीक है, अब हम जरा इसको प्रूव करते हैं बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। हम देखते हैं कि यह क्या वाकई 1250 बेचूं तो क्या वाकई मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या ना कुछ प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ब्रेक इवन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, इन 1250 पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं 1250 पे, 1250 यूनिट्स लेता हूं, कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा 40 का, कितना आता है आंसर। पेपर में प्रूफ नहीं करना, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 50,000 आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकला है $50,000 का, राइट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी 50,000। क्या आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं। क्या आपको लॉस हुआ, नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, 1250 पे तो प्रॉफिट है ही नहीं ना लॉस है। अब ब्रेक इवन हमें यह बताता है कि अगर मैंने एक यूनिट भी कम बेच दिया ब्रेक इवन से तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। अब हम यहां पे एक टाइम बार बना देते हैं, ये 1250 है, अगर मैं एक यूनिट भी बेचूं 1249 कर दूं तो मैं किस में चला जाऊंगा, लॉस में। और अगर मैं एक यूनिट भी ज्यादा बेच दूं तो मैं किस में चला जाऊंगा, प्रॉफिट में चला जाऊंगा। ये ब्रेक इवन था मेरा। यानी कि कंपनी को यह पता चल गया कि भाई कम से कम 1250 बेचूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, अदरवाइज मैं लॉस में चला जाऊंगा। क्या कंपनी 1250 पे ऑपरेट करेगी, मेरा आपसे सवाल है, क्या 1250 बेचेगी।
वो तो चाहेगी कि 1250 से ज्यादा यूनिट्स बिके जाएं, चूंकि 1250 इज नॉट गुड फॉर यू। बात समझ आती? तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला किसके अंदर? यूनिट्स के अंदर। तो पहला फॉर्मूला हमने ये सीखा ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का। किसी बच्चे को सवाल? ओके जी। अब हमसे ये पूछा जाता है ब्रेक इवन डॉलर में बताओ कि कम से कम कितना रेवेन्यू कमाऊं, कितनी डॉलर्स में सेल्स करूं कि मुझे पता चले कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो दो तरीकों से हम ये निकाल सकते हैं। एक तो जो आपने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले उसको सेल प्राइस से क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं। या एक फॉर्मूला हम यूज करें टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। एक चीज को निकालने के ना यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। पेपर में जो भी आपको आसान लगे आप उसके थ्रू ब्रेक इवन डॉलर्स निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ब्रेक इवन डॉलर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हमने निकाले अभी? 1250। सेल प्राइस बेटा कितनी थी? $100 की। इसका मतलब है अगर मैंने ब्रेक इवन डॉलर में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू निकालना है, तो क्या करूंगा? 1250 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 100 से। तो इसका मतलब है $1,25,000 की टोटल रेवेन्यू कमाऊंगा, तो ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। यही निकलता है बेटा, 1250 इंटू 100, यही है। दूसरा तरीका क्या है ब्रेक इवन डॉलर्स निकालने का? फॉर्मूला क्या है? मैंने बताया टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। और CS रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना था? 40। सेल्स प्राइस कितनी थी? 100 की। तो CS रेशो कितनी परसेंट बनती है? 40%। या मैं इसको 0.4 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा? 50,000 डिवाइडेड बाय 0.4 करें, क्या आता है आंसर? 125,000 ही आता है। चाहे आप उस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, आंसर दोनों का सेम ही आता। अब ये मिनिमम रेवेन्यू है, ये बता रहा है कि अगर आप 1,25,000 की सेल्स करोगे ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है बेटा? अब हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे बैठ के, हमने तो सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई किया। अब मैं आपको डाटा देता हूं, आपने दोनों फॉर्मूला कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी? सेल्स प्राइस दी है आपको, लेट सपोज $280 पर यूनिट की। वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ द सेल्स प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? 60% ऑफ द सेल्स प्राइस। तो मुझे डॉलर्स में बता सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई फिर पर यूनिट? 280 का 60% लो जल्दी से, 168 डॉलर, राइट? गॉट इट? निकल आई? आसान है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको हम यूनिट कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कितना हुआ जी? 280 में से माइनस कर दें 168, $112। लेट्स सपोज के हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो दी हुई है $2,40,000 की। कितनी दी हुई है बेटा? $2,40,000 की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अब आपने दो चीजें निकालनी है, ब्रेक इवन इन डॉलर्स भी निकालना है और ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी निकालना है। कैलकुलेट करके बताएं मुझे। पेपर में 2 मिनट होंगे आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करना है, फिर हम अगले फॉर्मूलास पे जाने लगे हैं। निकाले बेटे जल्दी से, कितना हमारे पास आंसर आता है? आपके पास सारा डेटा मौजूद है, फॉर्मूलाज भी मौजूद हैं, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। बहुत आसान है बेटा, समझ नहीं आ रही कुछ? भूल गए? किधर? आप खोलो ना, लिखा हुआ है सामने।
इसको इधर रखो, ये देखो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, 112 है बेटा। आपने कहां से पढ़ा हुआ, पहले यहीं से पढ़ा हुआ? अच्छा, तो पास है पेपर एमए1? कितने नंबर? वेरी गुड। तो कब पास किया? ये जो अभी एग्जाम हुआ। अच्छा, सही है। मैंने आपसे ना वो टॉपिक नहीं स्टार्ट किए जो MA1 के हैं। वो मैं अगर वो स्टार्ट करता ना तो आपने कहना था सर ये तो वही चीजें हैं, फिर MA2 किधर गया, तो आपने फील करना था बोरिंग। तो आप लोगों का देखे ना कुछ नई चीज हो। और कल हमने बड़ी डिटेल में बात की कि ये एरियाज ऐसे हैं जो आखिरी वाले हैं, यहीं से आपको ज्यादा पेपर पूछा जाता है MA2 के अंदर। ये पहला टॉपिक है जो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। जी, निकाल दिया, आंसर निकल आया। ये CVP इतना आसान टॉपिक है कि फॉर्मूलाज ही हैं सिर्फ, थोड़ी सी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग की। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग अगर घर में अगर आपको याद नहीं ना आ रहा मार्जिनल कॉस्टिंग, घर जाके ना जरा MA1 की किताब को खोल के आप मार्जिनल कॉस्टिंग को थोड़ा सा गो थ्रू करके आना, आपको इतना हलवा लगेगा आपको कि यार इतना आसान टॉपिक है, ये तो है ही फॉर्मूलाज। ठीक है जी, करूं सॉल्व? ये देखें, अब हमने ब्रेक इवन निकालना है। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास होना चाहिए, इसको हम यूनिट कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन या यूनिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। हमने निकाल लिया। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि फॉर्मूला क्या कहता है ब्रेक इवन इन डॉलर्स का। क्या फॉर्मूला है बेटा? क्या फॉर्मूला बताया था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, यही है। अच्छा, CS रेशियो आपको नहीं दी हुई, CS रेशियो कैसे निकलेगी? कंट्रीब्यूशन था 112 का, सेल प्राइस थी 280 की, तो डेसिमल में कितना आता है आंसर? 112 डिवाइड बाय 280 करें, जल्दी जल्दी करना है, कैलकुलेटर हाथ में रखना है। 0.4 पूरा आता है, 0.4। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? मैंने ऊपर जो आपको दी है $2,40,000 की, 240,000 डिवाइडेड बाय 0.4 करें, क्या आता है आंसर? डॉलर में आएगा पूरा से 6 लाख, पूरा 6 लाख डॉलर आता है जी। यानी कि हम कम से कम इतना रेवेन्यू कमाएंगे तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालने का? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट, यही है फॉर्मूला। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट तो है नहीं, तो यहां पे अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकाल लें यूनिट्स में, ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या यूनिट कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा? 2,80,000 की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 1,112, राइट? 240,000, सॉरी। सो 240,000 डिवाइड बाय 112 कितना आता है आंसर? 2142.85। अब चूंकि यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो डेसिमल में नहीं हो सकते, तो आप इसको राउंड करके लिख सकते हो, 2143 लिख सकते हैं। यूनिट्स राउंड अप कर लिया ना। अच्छा, यूनिट्स निकल आए, इसको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं सेल्स, तो सेल्स प्राइस से, सेल प्राइस कितनी थी? कितनी थी? 280। सो 280 सेल प्राइस है। अगर मैंने ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालना तो क्या करूंगा? 280 सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2143। सो अप्रोक्सीमेटली वी विल बी नियर अबाउट दिस फिगर 600,000। कितनी आती है जी? पूरा 600,000 आता है। थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन करीब करीब आएगा, वो चूंकि मैंने राउंड अप कर दिया ना उसको। अगर ये आप राउंड ना करते, ये 4 डेसिमल तक ले रहे होते, तो फिर आपका एग्जैक्ट 6 लाख आंसर आता। ठीक है ना? तो लिहाजा हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे, इट इज सिमिलर एज लाइक 600,000, राइट? नोटेड जी। यहां तक किसी बच्चे को ब्रेक इवन निकालने में मसला हो? इजी हो गया। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि आप जो है
CS रेशियो भी मैंने आगे दिया हुआ है फॉर्मूला, ये देख रहे हैं। CS रेशियो निकालने के लिए या फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी CS रेशियो निकाल सकते हैं, या हम टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू से भी CS रेशियो निकाल सकते हैं। CS रेशियो दो तरीकों से निकाली जा सकती है, ये देखें, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स और टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप टोटल कंट्रीब्यूशन से निकाल लो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल लो। एग्जांपल देखिएगा जी, एक्सपेक्टेड सेल्स हैं 10,000 यूनिट्स की। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है बजटेड, हमने बजट बनाया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 10,000। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है, $5 की। फिक्स कॉस्ट टोटल में कितनी है, 30,000 की। सेल प्राइस कितनी है, $10 की। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू। निकालें जी जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके बताएं क्या आएगा आंसर। जी जी बेटा, क्या आता है आंसर? सबसे पहले तो आप ये तो कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो, ब्रैकेट्स लगा के, अगर फॉर्मूला याद है ब्रैकेट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाल लें, सबसे पहला काम ही कंट्रीब्यूशन का होता है, पता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा, सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस कितनी है बेटा, 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला, 5 का। ओके हो गया, यहां तक किसी बच्चे को ना समझ आई हो, आसान। आगे हम निकालते हैं जी ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $5। ये भी डॉलर में है, ये भी डॉलर है, डॉलर डॉलर कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, यूनिट्स। तो कितना आता है आंसर, 6,000 यूनिट्स। यानी कि मैं 6,000 कम से कम बेचूंगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आगे जी, ब्रेक इवन यूनिट्स निकला है, ब्रेक इवन डॉलर्स निकालें, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, 6,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, इनटू सेल प्राइस कितनी है, 10, तो $60,000 की सेल्स करूंगा तो ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या, ब्रेक इवन डॉलर्स निकालने का, इन डॉलर्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। CS रेशियो नहीं दी हुई, निकाल लें। CS रेशियो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। कंट्रीब्यूशन था 5, सेल्स है 10 की, कितना हो गया, 0.5, यही है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000, 30,000 को डिवाइड करें 0.5 से, तो क्या आता है आंसर, $60,000 का। एक चीज को निकालने के कई तरीके हैं, एक चीज को निकालने के कई तरीके, ठीक है जी। बेटा क्या समझ नहीं आई, मैंने गलती से, अच्छा, बस कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। पेपर में ये फॉर्मूला नहीं दिए होंगे आपको, आपने खुद से याद करने, और आपको एंड पे भी मैंने समरी में दिए हुए ये सारे फॉर्मूलाज में। एक दफा घर जाके ना आपने इन फॉर्मूलाज को लिख लेना, जितने भी फॉर्मूलाज, और इसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं, फायदा इसका क्या होगा। अच्छा जी, यहां पे वो कह रहा है कि एग्जाम्पल 2 में देखिए, CS रेशियो उसने ऑलरेडी दे दी है 40% की, फिक्स कॉस्ट $1,00,000 है, सेल प्राइस $20 की है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। वो कहता है कि भाई मैंने ब्रेक इवन पे पहुंचना है, कितने यूनिट्स बना के बेचूं तो ब्रेक इवन निकलेगा। निकालें जल्दी से। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, CS रेशियो भी दी हुई है, ब्रेक इवन निकालना है। हाउ मेनी यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स में ब्रेक इवन निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे ही है।
अब एक बात देखो ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है? नहीं दी हुई, नहीं दी हुई ना, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है? नहीं दी हुई, लेकिन आपको सीएस रेशो दी हुई है। सीएस रेशो क्या बताती है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है? जरा ध्यान देना। अब सीएस रेशो उसने दे दी है 40%, ऊपर ये लाइन में दी हुई है 40%। इसका मतलब हुआ कि जो सेल प्राइस है वो कितनी दी हुई है? $20। अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहता हूं तो मैं अगर सेल प्राइस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं 40% से तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? $8 का। यही निकलता है। नोटेड? मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? $8 का। अच्छा, पेपर में अक्सर वो ना आपसे रिवर्स कैलकुलेशन पूछ लेता। जैसे हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ था तो हमने इस तरीके से निकाल दिया, सेल प्राइस को सीएस रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा बेटा? कंट्रीब्यूशन निकलेगा। आपको बेटा समझ आ रही है? बस समझ आ रही है? कहां पे नहीं समझ? पूछो, मैं रोक लेता हूं यहां पे, मैंने आगे नहीं चलना जब तक आपको समझ नहीं। अच्छा, लॉजिक यानी कि आपको किस तरह की क्या चीज समझ नहीं आई लॉजिकली जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए हैं, ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, इसकी समझ नहीं आई? भूलना शुरू हो जाती है। और किसी के साथ ये मसला? आपके साथ? आपके साथ बेटा नहीं? जी, आपको समझ आ रही है? सबसे पहले तो देखें, एक मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को समझने के लिए ना आपको एक मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ब्रेक इवन का लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ब्रेक इवन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ब्रेक इवन हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम ये देख सकें, ये एनालाइज कर सकें कि आखिर हमें कितने यूनिट्स कम से कम बेचेंगे कि ना हमें कोई प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। अब इसको मेजर करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज से हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, वो फॉर्मूलाज कैसे बने हैं? उसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला ये कहता है, बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग, वो ये कहता है कि जहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए तो वो सिचुएशन कौन सी कहलाएगी? ब्रेक इवन की। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब उस सिचुएशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे। अब आप शायद ये कंफ्यूज हो रही हो, आपका जो माइंड, अगर मैंने जितना रीड किया है, जो इसलिए कि मैं शुरू से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब से मैंने ये डिस्कशन शुरू की हुई ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो मैं इसलिए आपको बार बार टारगेटेड पूछ रहा हूं कि भाई आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये इसलिए पूछ रहा होता हूँ। हम लोगों को ना पढ़ाते हुए मुझे 18 साल हो गए हैं। मैं वैसे ही बता रहा हूं, इसमें कोई फखर वाली बात नहीं है। हमें पढ़ा पढ़ा के ना आपकी आंखों से ये पता चल रहा होता है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आप बोलो या ना बोलो, मुझे समझ आ रही होती है कि आपको, आपके दिमाग में यहाँ पे ऊपर वाली मशीनरी में चीज फिट हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, कई बच्चे जो हैं वो सर खुजाना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे जो है वो हाथों को, यानी कि जेस्चर्स पोस्चर्स जो है ना, वो भी हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आपको तो मैंने ट्रेस कर लिया था कि कुछ ना कुछ गेम चल चल रही है। अच्छा, कई दफा ये भी होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता था एज अ स्टूडेंट, कि मैं क्लासरूम में बैठा होता था, आंखें खुली होती थी, दिमाग कहीं और होता था। होता है ऐसे, यानी कि यू आर प्रेजेंट फिजिकली हियर बट यू आर समवेयर ऑन द मून और समवेयर एट द, लाइक यू नो, द मार्स। होता है, मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है। कई दफा मैं गाड़ी चलाते चलाते ना मुझे ऐसा लगे यार मैं पाकिस्तान में चला रहा हूँ या कहीं और चला रहा हूँ। ठीक है, वो कई दफा ना सूरज की डायरेक्शन भी चेंज होती है। मुझे अक्सर याद आती है बात कि जहाँ पे मैं रहा हूँ ना पाकिस्तान से बाहर, तो वो ना एक आइलैंड था, राउंड शेप में आइलैंड था पूरा। ठीक है,
बैजवी जैसे अंडा नहीं होता, अंडा अंडे की शेप का था। अब हम जब गाड़ी चलाते थे ना तो सूरज कई दफा लेफ्ट साइड भी होता था और कई दफा ना सूरज, चूंकि हम घूम रहे होते थे तो सूरज आ जाता था राइट साइड पे। तो मैं अक्सर ना गाड़ी रोक के सोचने बैठती थी यार मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, वो सूरज तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था। शुरू शुरू में मेरे साथ होता था, फिर मुझे बाद में समझ आई, मैं कहा यार वो डायरेक्शन का रोला था कोई। और फिर वो ना 2-3 दोस्त और आए पाकिस्तान से, तो अगले दिन उन्होंने कंप्लेन कर दी, कहते यार इधर बड़ा रोला है यार, ये क्या चक्कर है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो सूरज उल्टी साइड पे होता है। हम चूंकि लाहौर में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा तो एक साइड पे सूरज चल रहा होता है ना, लेफ्ट साइड पे ही चल रहा होता है। तो ये मसला होता था। तो ये कई दफा ना आपकी एक दिमाग कहीं कभी कहीं ना कहीं पहुंचा होता है, तो इस वजह से वैसे भी मतलब मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, ये एक टाइम पे ना वो अटेंशन रहती नहीं है, समटाइम मुझे पता नहीं चलता, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो एक नॉर्मल बात है। अब मैं आपको बात बताऊं मेरी डाइवर्जन क्या होती है। मैं एक काम करने बैठा हूँ ना, मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, मेरे ज़हन में ना एकदम आइडिया आएगा, वो काम छोड़ के मैं कहीं और उस आइडिया पे काम करना शुरू कर। मैं कहा अच्छा यार ये ना ज़हन में प्रॉम्प्ट आया, ये लिख के देखता हूँ एआई कैसे काम करेगा, एआई को कौन सी इंस्ट्रक्शन दूं तो वो काम करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये नॉर्मल चीज है, इट्स नॉट समथिंग कि आप खुदा ना खास्ता अब ये नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाओगे भाई मैनू ट्रीटमेंट दो ऐसा काम नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। डाइवर्जन होती है, फोकस कई दफा नहीं रहता। हाँ मेरी शायद पर्सनालिटी भी ऐसी ना हो कि आपको फोकस रहे ये भी होता है, टीचर बात क्या कर रहा है आप पहुंचे कि और हो। अब हमें पता है कि जब हम ऑनलाइन, मैं पढ़ता हूँ ना ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहा होता हूँ यानी कि सुन रहा होता हूँ, तो वो एक नॉर्मल बात है, वो टीचर को सुनते सुनते गोरे को सुन रहे हो तो आप कितनी देर सुन लोगे उसको, कितनी देर बर्दाश्त कर लोगे, वो आपकी टेंशन डेफिनेटली डाइवर्ट हो जाती है, कोई बंदा और काम शुरू कर देता है। अच्छा जी, आपके पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं जो आपको बात समझा रहा था, देखो किसी भी चीज को सबसे पहले समझने के लिए ना उसमें आपको कूदना पड़ता है, उसके अंदर आपको जरा डाइव इन करना पड़ता है कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है मैं क्यों सीख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये सीख रहा हूँ कि भाई कंपनी ये चाह रही है, ये देखना, ये फाइंड आउट करना कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे ना मुझे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। कंपनी डोंट वांट टू ऑपरेट एट द ब्रेक इवन, बट वी वांट टू बी फाइंड आउट कि यार हमारे लिए क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कल को हमारे लिए रिस्क फैक्टर क्या, ब्रेक इवन इज अ रिस्क एक्चुअली, कि क्या हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम ब्रेक इवन पे ऑपरेट करें तो। अब उस ब्रेक इवन को हम ये कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि व्हेन द टोटल कंट्रीब्यूशन is exactly equal to the total fixed cost, so this is the situation of break even, means no profit no loss। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला नहीं बैठ रहा कि यार ये जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला सर इनाम बता रहे हैं ये कैसे निकला और इन्होंने ये क्यों कैलकुलेट किया। अब आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने कैसे बताया था, क्या फॉर्मूला था, सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरी तरफ इक्वेशन है, दूसरी तरफ क्या खड़ा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही है, गुड, यहां तक बात समझ आती है। अगर मैं जगह चेंज कर दूं, यहां पे मैं सेल्स यूनिट्स को रहने दूं, ये मल्टीप्लीकेशन है, दूसरी तरफ मैं अगर ले जाऊं सेल्स यूनिट्स आर इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मेरे पास ये जो सेल्स के यूनिट्स हैं इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स बोलूंगा या ब्रेक इवन पॉइंट बोलूंगा। आप समझ आई। ये जो मैं बार बार जोर दे रहा था ना कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट, अब मैंने जरा जगह चेंज की तो मुझे पता चला कि यार ये जो यूनिट्स है ना, ये वो यूनिट्स हैं मिनिमम ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अब इसी के बेस पे अगले फॉर्मूलाज हमारे ड्राइव हो रहे हैं। अब ब्रेक इवन को फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिक 2-3 चीजें चाहिए यार, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक कंट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा। अब ये कंट्रीब्यूशन निकालना क्या फॉर्मूला, सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। और इसके बाद इसके शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंट्रीब्यूशन इज जब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस में से माइनस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन।
अब कई बच्चे कंट्रीब्यूशन के वर्ड से कंफ्यूज होते हैं। कंट्रीब्यूशन वो चीज होती है, इट इज सिमिलर एज लाइक द प्रॉफिट। ये हमें बताता है कि क्या हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ब्रेक इवन हमें ये बता रहा है कि क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है, इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट पे कर सकें। अब हमारे यहाँ पे क्रेसेंट कॉलेज में ज्यादातर हमारी फिक्स कॉस्ट है, मेजर फिक्स कॉस्ट पता है क्या? रेंट। अराउंड 2.8 मिलियन का रेंट है पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। चले 3 मिलियन का लगा लें। ये जो 3 मिलियन है 30 लाख रुपया महीने का। क्या क्रेसेंट का डायरेक्टर ये नहीं सोचेगा कि भाई 30 लाख जो मैंने पे करना है रेंट की मद में, तो मैं मिनिमम कितने स्टूडेंट्स पढ़ाऊं कि मैं इजीली ये फिक्स कॉस्ट पे कर सकूं? तो मिनिमम कितने स्टूडेंट्स पढ़ाऊं? तो मिनिमम क्या हुआ? ब्रेक इवन। समझ आई बात कि नहीं? अब उसको निकालने के लिए फॉर्मूलाज हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, या ब्रेक इवन डॉलर्स में निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? ब्रेक इवन डॉलर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अब आप बताएं, ब्रेक इवन फॉर्मूला क्या था? अब ये कैसे डिराइव हुआ? सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द लॉजिक बिकॉज द बेसिक लॉजिक इज क्लियर फॉर अस। ठीक है? ब्रेक इवन डॉलर कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन यूनिट्स। डॉलर में निकालना ना, एक तरफ यूनिट है और दूसरी तरफ सेल प्राइस पर यूनिट है, तो आप ब्रेक इवन निकाल सकते हो डॉलर्स में। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया? दूसरा फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन डॉलर्स निकालने का, ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालने का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। अब फर्दर हमें अब इसकी रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको डिराइव करने का तरीका बताया कि यार जब ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट के बराबर ही रखेंगे ना, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगले फॉर्मूलाज में हमें वो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि बना कैसे, किसने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया या किसने बनाया। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम रिसर्च में नहीं पढ़े, हमें तो जो फॉर्मूलाज दिए हम उसके मुताबिक चल के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे। अब बात समझ आई? चलो अगला फॉर्मूला जी हमारे सामने है टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस का। टारगेट प्रॉफिट ये होता है कि देखें कई दफा कंपनी ये कहती है कि भाई हमारे लिए एक टारगेट प्रॉफिट है कि कम से कम हमने अगले साल इतना मिनिमम प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी, हमने कम से कम 10,000 का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। तो अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितने कम से कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, मिनिमम कितने सेल्स करेंगे कि हमारा टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हमारे टारगेट प्रॉफिट है। अब ये देखें यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग द सेल्स नीडेड टू रीच अ चूजन प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी डाटा को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक डाटा आप मुझे बताएं कि नोट्स पे आपके लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल मुझे बता दें, एग्जाम्पल 2 ही बता दें, एग्जाम्पल 2 का डाटा बता दो। आप बताओगे बेटा, आपका नाम क्या है? फातिमा। पूरा नाम क्या है फातिमा? फातिमा अनवर। फातिमा बच्चे आप बताओगे मुझे डाटा जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल प्राइस $20 है। अच्छा, अब मैं यहां पे एक चीज ऐड कर देता हूं बेसिक सी अपनी तरफ से। मैं ये कहता हूं कि भाई कंपनी ये चाहती है अगले साल कम से कम, कंपनी चाहती है कि उसका टारगेट प्रॉफिट हो $80,000 का। कम से कम हमने कितना टारगेट प्रॉफिट कमाना है? 80,000। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कम से कम कितनी यूनिट सेल करने पड़ेंगे और कम से कम कितनी डॉलर्स में सेल करनी पड़ेगी ताकि हमारा ये टारगेट प्रॉफिट लेवल अचीव हो जाए। अब आप ये प्लानिंग कर रहे हो और प्लानिंग करने के लिए अंदर अंदर आप ये देखना चाह रहे हो कि यार ये मेरा टारगेट है सामने, उसको अचीव करने के लिए कम से कम मुझे कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना एफर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, राइट? बात समझ आती? सोले भाई जरा चाय का कह सकते हैं उनको, हमारी क्लास में 1.5 घंटे की है, पता ना सारों को। तो
हमने उसके मुताबिक चलना है। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं फातिमा, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको लेके, क्या मैंने समझाया? मैंने अपना अगले साल के लिए टारगेट लेवल डिसाइड किया कि भाई मैंने 80,000 कम से कम प्रॉफिट कमाना है। आई डोंट वांट टू ऑपरेट एट अ ब्रेक इवन, बाय द वे ब्रेक इवन मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इस टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स इन यूनिट्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ब्रेक इवन आप कैलकुलेट करते हो वही फॉर्मूला है, सिर्फ ऊपर आपने नॉमिनेटर में क्या ऐड कर दिया? आपने क्या ऐड कर दिया बेटा? टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो क्या निकलेगा? मिनिमम सेल्स यूनिट्स निकलेंगी। ठीक है, टारगेट कितना था हमारे पास? फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा फातिमा? 100,000। टारगेट प्रॉफिट मैंने आपको कितना दिया? 80,000। ऐसे ही है, डिवाइड कर दें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने निकाल के दिया था आपको ऊपर। कंट्रीब्यूशन ये जो नोट्स के अंदर मैंने निकाला था ना आपका, क्या था कंट्रीब्यूशन? नहीं ये वाला 8 था, $8 था। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी यहां पे लिख लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है बेटा 8 का, $8। ओके, यहां तक समझ आती है फातिमा? अब 1,80,000 को डिवाइड कर दो, ऊपर डॉलर है, ये दोनों डॉलर में है, नीचे भी डॉलर पर यूनिट है, डॉलर पर यूनिट है। डिवाइड करो 1,80,000 को 8 पे, क्या आता है आंसर? डेसिमल में आता है जी, कोई बताएगा? कैलकुलेटर हाथ में रखना है। 22,000, 22,500 यूनिट्स। इसका मतलब है कि मैं कम से कम 22,500 यूनिट्स बेचूंगा तो मुझे टारगेट लेवल अचीव होगा। प्रूफ कर दूं, करके दिखाऊं कि अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा? करके दिखा देता हूं। फातिमा के ना डाउट्स आते हैं थोड़े से, बुरा नहीं बनाना मैं आपको, इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आनी चाहिए। बाकियों को भी तो समझ आ रही है, लेकिन आपको एक मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यार? टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट। इक्वेशन के थ्रू हम ऐसे ही निकालते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कितनी कम से कम सेल्स करनी है। अभी मैंने निकाली है सेल्स, कम से कम 80,000 को कमाने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचूंगा? 22,500। 22,500 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, कितना टोटल कंट्रीब्यूशन निकलता है? 1,80,000। एग्रीड? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 100,000। इसमें से माइनस कर दूं, इजाजत है? गलत लिखा ना मैंने, 100,000। कितना प्रॉफिट आता है? क्या टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ आई इससे? इससे ये समझ आई कि हमें कम से कम 22,500 यूनिट्स बेचेंगे तो हमारा 80,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो ये कहता है कि बताओ कितने डॉलर्स में सेल्स करूं, सेल्स डॉलर्स में कितनी करूं ताकि मुझे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ब्रेक इवन का आपने फॉर्मूला डॉलर्स का पढ़ा था, पहले मैं वो लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था फातिमा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, यही था। डू यू एग्री? सो नाउ व्हाट शुड आई ऐड इन द नॉमिनेटर? प्रॉफिट। ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है ना बच्चों, तो टारगेट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या करना है? एक छोटी सी चीज ऊपर डाल देनी है, टारगेट प्रॉफिट। ओके होगा? अब डॉलर्स में अगर आप मुझे बताएं क्या आता है आंसर? CS रेशियो तो ऑलरेडी उसने दी थी आपको, कितनी थी CS रेशियो? 40%, 0.4, राइट? फिक्स कॉस्ट कितनी बेटा? 1,00,000 की। टारगेट प्रॉफिट 80,000। ये तो वही चीज होगी, नीचे बस सिर्फ नई चीज आ गई, CS रेशियो 0.4।
टेल मी हाउ मच यू गेट? 400 एंड वेरी गुड जी। सिर्फ फॉर्मूलास की गेम है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब कंपनी अपना टारगेट लेवल डिसाइड करती है और देखना चाहती है कि उसको कैसे अचीव करो। उसको अचीव करने के लिए कम से कम कितनी चीजें बेचूं, कितने यूनिट्स बेचूं। अब जरा आपको बात समझ आ रही होगी सीवीपी की, कि वॉल्यूम जो है वो डिसाइड कर रहा होता है कि मेरा कल को फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा। इसलिए हर कंपनी ये चाह रही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स करूं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? तो हमने अभी तक 4 मेन फॉर्मूलाज पढ़े हैं, मेन फॉर्मूलाज। इसके साथ हमने सीएस रेशो का भी एक फॉर्मूला पढ़ा, 5 फॉर्मूलाज पढ़ लिए। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? टारगेट प्रॉफिट के हवाले से क्या एक्सप्लेनेशन थी इसकी? वो कह रहा है अ टारगेट प्रॉफिट इज अ स्पेसिफिक प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस वांट टू अर्न इन अ पीरियड। आप किसी भी पीरियड में जो एक स्पेसिफिक प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं, इसको डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। मेरा डिजायर क्या है? मेरी डिजायर क्या थी कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं? 80,000 का। टू रीच इट, sales must cover all the cost and have the target profit on the top. The trick is to work out the required target contribution first. अब टारगेट कंट्रीब्यूशन हम अब देखें, यहां पे थोड़ी सी अब बात चेंज हो रही है। टारगेट कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? टारगेट कंट्रीब्यूशन निकलता है टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिन कॉस्टिंग करते हैं जी। मार्जिन कॉस्टिंग में अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि जब हम अपने टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं बेटा, क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। अब अगर हम अपना टारगेट कंट्रीब्यूशन सेट करते हैं, टारगेट कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम ये देखना चाहते हैं कि कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊं तो मुझे टारगेट प्रॉफिट मिले। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह को चेंज करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट प्लस टारगेट फिक्स कॉस्ट, that is called as target contribution. कंट्रीब्यूशन को निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। जब आप प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे फिक्स कॉस्ट को, तो आप वापस चले जाएंगे किसके ऊपर? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये टारगेट कंट्रीब्यूशन का वर्ड यहां पे इस्तेमाल हुआ है। यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। यूनिट्स टू कवर द टारगेट प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला बेटा पढ़ा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएस रेशो। ठीक है बेटा, एग्जांपल 3 सॉल्व करें। डेटा सब दिया हुआ है, आप सारा डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू। वैल्यू का मतलब है डॉलर्स में। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। जी बेटा, निकला? क्या क्या दिया हुआ है आपको? वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है। सबसे पहला काम तो कंट्रीब्यूशन निकालने का होता है। कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 5। सिंपल है, $5 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा। आगे फिक्स कॉस्ट 70,000 है। कंपनी विशेस टू मेक $20,000 प्रॉफिट। अब अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या है? फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा फातिमा? 20,000 की। टारगेट प्रॉफिट यही है ना, 20,000 का। प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 70,000 की। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, इसको मैंने क्या नाम दिया था ऊपर? टारगेट कंट्रीब्यूशन। क्या नाम देते हैं? टारगेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 5। बताओ, 70,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आता है जी? 18,000। 18,000 यूनिट्स कम से कम बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? $20,000 का। इतना प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं।
ओके अगर मैंने ये डॉलर में निकालना हो तो क्या करूंगा 90,000 को डिवाइड कर दूंगा CS रेशो से। CS रेशो कितने परसेंट आती है? CS रेशो निकाल के बता दें। सेल कंट्रीब्यूशन है 5 का, सेल प्राइस 25 की है तो 0.2 आएगी। सो 0.2 कर लें, क्या आंसर कितना आता है? $450,000 का सेल्स कम से कम करूंगा तो टारगेट लेवल अचीव होगा $20,000 का। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, ये थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि क्या कैलकुलेट होगा। ग्रे लिमिटेड विशेस टू सेल 10,000 यूनिट्स। आप चाह रहे हो 10,000 बेचना, ये आपकी बजटेड सेल्स हैं, एक्सपेक्टेड सेल्स हैं 10,000 की। ये ब्रेक इवन नहीं है, आपको ब्रेक इवन नहीं दिया हुआ, ये बजटेड है। ब्रेक इवन तो वो होता है जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? 20 की। फिक्स कॉस्ट कितनी है? $46,000 की। और प्रॉफिट कितना? 24,000 का। वो आपसे पूछ क्या रहा है? सेल प्राइस पूछ रहा। अब मसला ये है कि ना हमें CS रेशो दी हुई है। अगर CS रेशो दी होती और कंट्रीब्यूशन दिया होता तो हम निकाल लेते, सेल प्राइस निकाल लेते रिवर्स कैलकुलेशन करके। ये सवाल सीधा वाला नहीं है, ये उल्टा सवाल है। उसने आपको बताया है कि हम कम से कम 10,000 यूनिट्स बेचना चाहते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होगी 20 की, फिक्स कॉस्ट होगी 46,000 की, और रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना होगा? 24,000 का। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने टारगेट यूनिट्स देखने हैं कि टारगेट यूनिट कितने हैं जी हमारे पास? 10,000 यूनिट्स। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 46,000। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं? 24,000 का। इसको हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, जो हमें नहीं पता। अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल जाए तो फिर हम सेल प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने सेल्स इन टारगेट प्रॉफिट का ना फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने। ये मुझे दिए हुए हैं, फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, टारगेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मैं सेल प्राइस कैलकुलेट करूंगा। और टारगेट प्रॉफिट, ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल प्राइस मेरे पास नहीं है, मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? ये फॉर्मूला मैंने लिखा। फातिमा समझ आ रही है? आप जरा जगह चेंज करें, ये कितना आता है आंसर? 46,000 प्लस 24,000 जी 70,000। 70,000 इसको यहां पे जगह चेंज कर लें, 10,000 इधर आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इधर आ जाएगा। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है? $7 का निकल आया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। ये अगर $60 है, सेल प्राइस मैंने फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 की। जब मैं जगह चेंज करूंगा, ये 7 यहां पे खड़ा हुआ है, ये -20 उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस। तो $27 जो है वो मेरे पास सेल प्राइस निकलेगी। ठीक, ये उल्टी कैलकुलेशन के सवाल कॉमनली पूछता है आपसे। अगर आपको फॉर्मूला का पता है तो आप जो चीज दी हुई है उसको फॉर्मूला में पुट इन करें और रिवर्स कैलकुलेशन करें। ये सवाल मुश्किल तो नहीं लगा जी भैया? जो 2 भाई पीछे बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम यार? आपको बेटा यहां पे समझ आई जी? इधर आप सर को समझ आ गई? चलें जी आगे। एक क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, उससे जरा मुझे आइडिया मिलेगा कि आपको कितनी समझ आई है। ओके, खुद से बना के दे रहा हूं, आपके ये इसमें नहीं है, खुद से बना के देता हूं आपको। लें जी, मिनिमम सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट is given to you, that is 25,000 यूनिट्स। हमने कम से कम 25,000 यूनिट्स बेचने हैं टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। टारगेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कोई 4,80,000
डॉलर का। कितना दिया हुआ है? $4,80,000 का। सेल प्राइस आपको दी हुई है $240 की। CS रेशो दी हुई है आपको 40% की, ठीक है। और आपको वो कह रहा है कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो। टारगेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, CS रेशियो भी दी हुई है, टारगेट लेवल ऑफ वो भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज ऐड कर लें, टोटल फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। वो दी हुई है आपको $2,20,000 की। टोटल फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। आपने मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देना है। सोले भाई कहा है चाहेगा? निकालें बेटा। जी बेटा, किसी ने सॉल्व किया हो? जी फातिमा, नहीं निकला अभी तक? अच्छा चलो, करें करें करें। कितना मुश्किल डेटा दिया हुआ है। आपका बेटा नाम क्या है? मरवा। पूरा नाम क्या है? मरवा अजीज। आप में से कौन कौन मैट्रिक के बाद आया था FI में? मैट्रिक के बाद आया था कोई? FSC के बाद भी सारे आए? बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी। मुझे ना आपके नाम याद करने पड़ेंगे एक एक करके। डेली का एक नाम याद करूंगा। आज तो फातिमा का नाम याद हो गया, मरवा का भी। सारों के ना याद होंगे तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली पूछा करूंगा। समझ आई? जी जी जी। 212। जी आपका सेम, सारों का सेम। इधर बेटा अभी नहीं आया? कर लें 5 मिनट और ले लें, जल्दी नहीं है हमें। आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद? है, BT की है? अच्छा। यार आप लोगों को तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल टॉपिक है ये। मुश्किल है? कर लिया? क्या आता है आंसर? 212। 212 निकला है सारों का? आपके पास सेल प्राइस दी हुई थी, CS रेशो भी दे दी, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लो यार। कंट्रीब्यूशन 240 का 40% लो तो क्या आता है? 240 का 40% कितना आता है? 90।
$6 निकल आया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आया। क्या फॉर्मूला होता है? सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 96। सेल प्राइस कितनी है? 240 इज ये माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट ही पूछ रहा हूं ना मैं आपसे। अब जरा जगह चेंज करो, ये 240 उधर जाके क्या होगा? माइनस 96 माइनस 240 इज इक्वल टू द माइनस वेरिएबल कॉस्ट। साइन किसका आएगा? माइनस का। 240 माइनस 96 करो, क्या आता है आंसर? $144। ये वेरिएबल कॉस्ट है, यही निकाला था। तो आपने तो वो जो मैंने डाटा दिया था ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये इतना डाटा मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन यहां से आपने कैलकुलेशन करनी थी। ये था डाटा। अच्छा, एक और भी आपको जल्दी से तरीका बता देता हूं। सेल प्राइस 240 है, कंट्रीब्यूशन अगर 40% है तो बाकी क्या होगा? बाकी क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। इसका 60% लो, 240 का 60% कितना आता है? 144। तो क्या निकल आया? वेरिएबल कॉस्ट निकल आया। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। टारगेट प्रॉफिट को कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसको मिनिमम सेल्स कितनी करेंगे। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। कल इंशाल्लाह हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को करेंगे डिस्कस। आपने पढ़ के इसको आना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे एंड देन हम कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से भी ब्रेक इवन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंशाल्लाह कल की डेट में काफी हद तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं तेज नहीं चल रहा, ये मैं अभी बिल्कुल आहिस्ता जा रहा हूं, बिल्कुल आहिस्ता। आपको एक एक चीज समझा के आगे चल। किसी को ऐसा लगा होगा बहुत स्पीड में जा रहा हूं, अगर लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूं। तो आपने क्या करना है, हमने जो टॉपिक नंबर 4 है 5 है वो हमने करके आना है। अगर हम थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर जाएं, कंटेंट के ऊपर जो है, अगर आपके पास ये टॉपिक है, हम यहां तक पहुंच गए हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और ये हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कल करना है, और बाकी हमारे चार्ट्स ही हैं, फिर अजम्पशंस हैं, ये थ्योरी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं तो 3 दिन में हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। कल आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं, चैप्टर एंड क्वेश्चंस, वो भी आप जरा देख के आएगा। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने लगा हूं, घर से आपने ये क्वेश्चंस देख के आने हैं और करके भी आने हैं। ये हमने क्वेश्चन चेंज तो नहीं किए थे, ये वही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एमसीक्यूज नंबर 2, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 3, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी छोड़ दीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है। क्वेश्चन नंबर 6 ये टारगेट प्रॉफिट का है क्वेश्चन, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने भी आपको मार्क करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 ये टारगेट प्रॉफिट का है, ये भी आप करेंगे। ये मैं करवाऊंगा भी आपको क्वेश्चंस, लेकिन आपने पहले खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 एंड 13 ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। आज की डिस्कशन पे ये सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 उसका डाटा दिया हुआ है, ये भी आपने करना है। उसके बाद एनालिसिस है। 16 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, ये छोड़ दीजिएगा, ये भी ना कीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है 18, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 CS रेशो निकालनी है, ये भी कर सकते हैं। इसकी जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। तो काम आपके पास काफी है करने के लिए। बाकी चार्ट्स हैं, चार्ट से हम कैसे ब्रेक इवन फाइंड आउट करेंगे कल इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। जो पढ़ाया उसको पढ़ के आना है। इंशाल्लाह ताला सैटरडे को ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा CVP एनालिसिस का। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इससे अगला टॉपिक। और हमारा ये जो टाइम ज्यादा लगेगा, मैंने जैसे कल बताया था, हमारा ज्यादा टाइम लगेगा सेक्शन, आखिरी जो 2 सेक्शंस हैं डिसीजन मेकिंग के, उस पर टाइम ज्यादा लगेगा। साथ साथ पढ़ेंगे। MA2 पास करना कोई भी बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज उसी तरीके से आपने चलना है। इनको वो ओरिएंटेशन क्लास के नोट्स देने थे। अच्छा चलें, तो बेटा ये नोट्स अपने पास आपने रखने हैं, जब भी आना है क्लास में इनको लेकर आना है। कैलकुलेटर आज नहीं थे, जिनके पास नहीं थे प्लीज कैलकुलेटर लेकर आइएगा। और कोई चीज समझ नहीं आती, घबराना परेशान होना नहीं है। ये नहीं कि सर से पूछूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सर मुंह में डालेंगे, ऐसा नहीं है। या सर मारेंगे, मारने वाला तो काम है ही नहीं। या सर कोई बेइज्जती करेंगे, ऐसा भी काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी, चाहे लड़के हो लड़कियां हो बच्चे, कोई फर्क नहीं है। आपने क्लास में बस ये है कि अटेंशन थोड़ी सी देनी है। मुझे अटेंटिवली सुनोगे तो इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और कल आपने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को MA1 से थोड़ा सा करके आना है। ये क्वेश्चन मैंने दिए ज्यादा है, मुझे पता है, ज्यादा काम दे दिया आपको, लेकिन बात ये है कि देखें कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये है ही सारी कैलकुलेशंस, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। थ्योरी तो ना होने के बराबर है, सिर्फ अजम्पशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो एंड पे दिए हुए हैं। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।